हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज सुबह 8:15 बजे आप सभी के लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों की सीरीज हम लेके आ रहे थे। तो उस सीरीज में आप सभी ने ये कहा कि थोड़े से क्वेश्चन कम रह रहे हैं, तो हमने उसमें 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं और अब आपको डेली 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज में ये हमारा 8वां पार्ट है और 10 तक जाते जाते हमारे एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में पीछे के क्वेश्चन है, जो आप सभी को इजी लग रहे होंगे, वो भी सभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा एक लेवल आप सभी के लिए बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हम इसे बहुत टफ से टफ तक बनाते हुए चलेंगे। इस ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य तो ये है कि आपको इजी से हार्ड सभी तरह के प्रश्न तैयार हो। साथ ही साथ एग्जाम में सिर्फ हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, और सिर्फ इजी क्वेश्चन ही नहीं आते, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हर तरह की पर्सपेक्टिव से हमारी तैयारी पूर्ण हो सके, इसी संदर्भ में हमने ये सीरीज प्रारंभ करी है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न, जिसमें हम जानेंगे कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो वो कारण है वनीकरण के विस्तृत और सक्षम प्रयास। जो वनीकरण हुआ है उसके विस्तृत और सक्षम प्रयास है। इस वजह से देश में आज हम जानते हैं कि देश में जो वनीकरण की भूमि है उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और 24.14% के आसपास ये पहुंच गया है। हालांकि देश की जो वन नीति है उसमें ये कहा गया है कि 33% हमारे वन क्षेत्र होने चाहिए। जो जितनी भूमि है उसका 33% वन क्षेत्र हमारे पास होना चाहिए। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो पतन है, मैदान है, सड़क है या जल उद्यान है। तो कौन सा लक्षण है जिसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? मैदान। बाकी सब मानव निर्मित है, पतन, सड़क, जल उद्यान, लेकिन जो मैदान है वो भौतिक लक्षण है, फिजिकल रीजन है। ठीक है। फिर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? यानी ऐसा नंबर जो जो एज ऑफ अर्थ है उसे बताता है, जो पृथ्वी की आयु को बताता है। 46,46,00,000 करोड़, 13.7 अरब और 13.7 खरब। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 4600 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है यानी छोटी प्लेट। यानी पृथ्वी पर हम जाने प्लेट विवर्तन से हमें पता चला कि महाद्वीप है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, वेदनर ने बता दिया था। फिर हमें यह पता चला कि हाँ, इनमें कुछ बड़ी प्लेटें हैं, है ना, और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो जो बड़ी प्लेटें हैं जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया वाला, इंडो अंटार्कटिका। तो बड़ी प्लेटें कौन सी है? अंटार्कटिका इसमें आ जाएगा। ठीक है। लेकिन छोटी प्लेटें नजका, फिलिपाइन, अरब, ये सारी प्लेटें कौन सी है? छोटी प्लेटों में शामिल होती है। सागरीय अध स्थल विस्तार सिद्धांत, हेरियस वाला, है ना, सी स्प्रेडिंग थ्योरी, इसकी व्याख्या में सी है, इस अवधारणा का विचार नहीं है। नहीं है बताना है आपको, कौन सा नहीं है? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, महासागरीय निकलती चट्टानों में सामान्य व उत्क्रम चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, और डी है महासागरीय तलती चट्टानों की आयु। तो देखो जो हेरी है, इसने सी सी जो महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत है, सी स्प्रेड थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सॉरी, है ना। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो समुद्र है उसका विस्तार हो रहा है ना। तो यहां पे जो कटक है, यहां से समुद्र में क्या आ रहे हैं? लावा आ रहा है, और ये क्या है? बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बढ़ रहे हैं किधर? वर्त की ओर, जो महाद्वीप और महासागर जहां पर मिल रहे हैं, और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं और फिर से लावा। तो ये पूरा चक्र इन्होंने समझाया था। तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। तो ये भी बताया मध्य महासागरीय तटों में ज्वालामुखी क्रियाएं, ये क्रियाएं इन्होंने समझाई। साथ ही निकल की चट्टानों में सामान्य में उक्रम चुंबकत्व क्षेत्र, ये क्या बोलते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी आज 23.5 डिग्री झुकी हुई,
23.5 डिग्री झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन हो सकता है पहले अलग 23 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, 22 डिग्री पे हो, 20 डिग्री पे, लेकिन जब 20 डिग्री पे पृथ्वी थी या 10 डिग्री पे थी, तब यहां से लावा निकला है, तो उस लावा में चुंबकत्व के जो कण है वो उस 20 डिग्री के हिसाब से एडजस्ट रहेंगे। परंतु यहां से निकला 20 डिग्री के हिसाब से कण थे चुंबकत्व के, और वो ठंडे हो गए। तो वो ठंडे होने के बाद उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में 20 डिग्री में है, और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो यहां पर आ गए। तो यहां पे 20 डिग्री का है, ठीक है, हमने माना। और यहां पर जब नया आया, दोबारा से दूसरा यहां पर आता है, और वो 15 डिग्री का आ जाता है। जब 15 डिग्री का था और दोनों ही ठंडे हो गए, तो हमें पता चलता है कि हाँ, पहले 20 डिग्री पर झुकी हुई थी, फिर 15 डिग्री पर, और अभी वर्तमान में जो लावा आ रहा है उसमें साइड 23.5 डिग्री है, तो अभी 23.5 डिग्री चुंबकत्व है। तो ये सारी कल्पनाएं उन्होंने बताई थी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। इसे पूरा चुंबकत्व भी आप कह सकते हैं। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, ये इन्होंने नहीं बताया था, ये वेगनर ने बताया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर इसमें हो जाएगा। महासागर तल की चट्टानों की आयु भी इन्होंने बताई थी, इस आयु भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्थल रूप विकास किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख रूप से होता है, यानी वर्टिकल, ठीक है। गहराई में जो कटाव है वो किसमें होता है? तरुण अवस्था, प्रथम प्रौढ़ावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था या वृद्धा अवस्था। तो देखो, जो तरुण अवस्था है उसी में आपका ए आंसर जो है तरुण अवस्था, उसी में आपका जो अधोमुख कटाव है वो ज्यादा होता है। निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? किन प्रदेशों में ऐसा होता है कि रासायनिक जो अपक्षय प्रक्रिया है वो यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अधिक शक्तिशाली होती है? आर्द्र प्रदेश, शुष्क प्रदेश, चूना प्रधान प्रदेश, हिम नद प्रदेश। तो इसमें जो सही आंसर रहना है वाला है वो कौन सा है? चूना प्रधान प्रदेश भी हो सकता है और आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी और चूना प्रधान प्रदेश भी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको चूना प्रधान प्रदेश दर्शाना है, क्योंकि वहां पे तो पूरा ही प्रोसेस रासायनिक प्रक्रिया से ही होता है, ठीक है। पूरा ही कंप्लीट प्रोसेस वहां पे कौन से में होता है? रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है, क्योंकि पानी आता है और पानी से मिलने से चूना है वो पिघलता है, और पूरी वो रासायनिक प्रोसेस है। अब इसमें नहीं जाना कि हमने वहां पे जिप्सम बनता है और किस तरह से वो चूना प्रदेश में रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, लेकिन इसमें सी आंसर है वो बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कौन सा है सबसे बेस्ट? तो सबसे बेस्ट दोस्तों कौन सा है? इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन। सबसे महत्वपूर्ण घटक, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हम जी नहीं सकते, ठीक है। निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? पूरी जितनी चाहिए उसके अनुरूप। तो देखो, ये हमारे पास बादल है, इस बादल में एक इतनी मात्रा में आर्द्रता है, ठीक है। तो वायु में जो नमी की मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम आर्द्रता, ठीक है। इस आर्द्रता में, इस वायुमंडल में इतनी आर्द्रता है, इस बादल में हमने बोल दिया 10 केजी है, वो इसमें आर्द्रता है, वो हो जाती है निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। वो क्या हो जाती है? निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता यानी कितना खाली कितना भर सकता है, वो किस में आ जाएगा? सापेक्ष में, या किसी दूसरे से आप तुलना कर लो। और संतृप्त क्या हो जाता है? जब ये पूरे में आ जाए, जिसकी इसकी मात्रा है उतना ही इसमें हो जाए। जैसे 20 केजी का पूरा लोड ये ले सकता है, पानी आ सकता है, और 20 केजी इसमें आ चुका है, तो ये किस अवस्था को दर्शाता है? संतृप्त अवस्था को। और यही बोल रहा है, यानी वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें उसकी नमी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? संतृप्त अवस्था होती है। डी इसमें आंसर सही
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महासागर से ऊपर नीचे की गति कौन सी, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, वो गति कौन सी है, ज्वार है, तरंग है, धाराएं हैं, या नन में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में भी जल ऊपर और नीचे जाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ज्वार भाटा इसमें सही आंसर हो जाएगा। वृहद ज्वार आने का कारण क्या है, तो हमें पता है ज्वार और भाटा क्यों आता है, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। लेकिन वृहद ज्वार कब आता है, वृहद ज्वार तब आएगा जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक सीधी लाइन में हो, एक साथ लगे, यानी कैसी अवस्था हो, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, और यहां पे बीच में कौन सा आ जाए, चंद्रमा आ जाए। ठीक है, तो ये अवस्था, अगर ऐसा हो पृथ्वी यहां पे है, चंद्रमा यहां पे और सूर्य यहां पर है, तो इस अवस्था में लघु ज्वार आते हैं, सप्तमी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है, तो ये दो अवस्था, लघु ज्वार सप्तमी अष्टमी और पूर्णिमा अमावस्या को दीर्घ ज्वार आते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उष्णकटिबंधीय घास से मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, उष्णकटिबंधीय, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, ये इनमें से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय घास से मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, सवाना के नाम से जाने जाते हैं। प्रेरीज और स्टेपीज कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास से मैदान जाने जाते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर कौन सा बनाता है, आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रेट या आयरन सल्फेट। हिंट दे देता हूं, जंग लगती है ना, जंग जिसे हम बोलते हैं जंग लगना लोहे की, वो वाली, लड़ने मत चल जाना तलवार लेके कहीं पर, जंग लड़ने चले जाओ कहीं पर, है ना, ये वाला नहीं है, जो हम जैसे लोहा काले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना, वो वाला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनता है। कौन सा बनता है, आयरन ऑक्साइड। फिर आ जाता है नेक्स्ट, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता है, उसको संरक्षण करना है, उसे हमें बचाना है, तो वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, जंतुओं के लिए, पौधों, पौधे, प्राणी, या सभी जीवधारियों के लिए, तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पूरे हम इकोसिस्टम में सब एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है। एक भी जीव में या इस पूरी चेन में एक भी समाप्त होता है तो हमारे पूरे सिस्टम पर क्या आ जाता है, खतरा आ जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सभी जीवधारियों के लिए। फिर आ जाता है, निम्न में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी, ऐसी प्रजातियां जो असुरक्षित है, ठीक है, जो दूसरों को सुरक्षा दे, जो बाघ और शेर जिनकी संख्या अत्यधिक हो, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर है, जिनकी संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है, वो असुरक्षित प्रजातियों में शामिल होती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसमें हो जाएगा। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, मनोरंजन के लिए, पालतू जानवरों के लिए, शिकार के लिए, या संरक्षण के लिए। नेशनल पार्क और पशु विहार, देखो संरक्षण की दो विधियां है, एक तो है इन सिटू और एक है एक्स सिटू। इन सिटू यानी जो जानवर, जो पक्षी, जो पेड़ जिस वातावरण में रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वहीं पे उसे संरक्षित करना। एक्स सिटू यानी चिड़ियाघर में ले जाकर संरक्षित करना, पौधशाला में ले जाकर संरक्षित करना, जो जू वगैरह होते हैं, जू में शेर रख दिया, लेबोरेटरी में ले गया, तो उसे उस माहौल से निकालकर दूसरे माहौल में ले जाना। तो जो संरक्षण में आपके नेशनल पार्क और पशु विहार आते हैं, वो इन सिटू है, यानी जहां पे जो शेर है उसको वहीं पे संरक्षण देना, ठीक है, जो बेड़ है, हाथी है, उसको अपने ही निवास क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना। तो ये किसके लिए है, संरक्षण के लिए जानी जाती है। पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था, अर्थ समिट, ठीक है, तो ये ब्राजील में रियो नामक शहर पर हुआ था। कहां पर हुआ था, ब्राजील में, रियो में। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, चलो सॉरी इसके लिए। फिर आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना यानी पृथ्वी से संबंधित सूचनाओं के बारे में हम भौगोलिक सूचनाएं प्रयोग में लेते हैं। यात्रियों के लिए विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी। चंद्रमा को हमें भौगोलिक सूचनाओं से क्या मतलब, ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी जहां पे जनसंख्या कम पाई
जाती है वो क्षेत्र नहीं है। अटाकामा मरुस्थल, कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, वहां पे भी जीवन जीने योग्य अच्छी जीवन दशाएं नहीं मिलती है। और ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडा प्रदेश, बर्फ से जम जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला प्रदेश, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारा क्षेत्र, चाइना, ये सारा जो प्रदेश है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला, जापान, ये सारे प्रदेश इसमें आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है। आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे आए होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी इन क्लासेस का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। सही है। निरंतर बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जैसे जैसे एजुकेशन, साइंस, मेडिकल साइंस में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे मानव की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन अभी तक उस प्रवृत्तियों में कमी नहीं आई जिससे वो जन्म दर में कमी आए। ठीक है, मृत्यु दर में तो कमी आई गई एजुकेशन से, हेल्थ सेक्टर में वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं आई। हालांकि अब जन्म दर में कमी आने लगी है, लेकिन हमारा आधार है, जो आधार है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो 10 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई। 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष ही लगे हैं। सही बात है। जननांगिक संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, तथ्य सही नहीं है। देखो, जननांगिक संक्रमण अवस्था में क्या बोलते हैं? 3 अवस्थाओं में हम इसे बांट कर देख लेते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसको देखो, पहली अवस्था में क्या होता है? पहली स्टेप में उच्च जन्म दर होती है, और उच्च ही क्या होती है? मृत्यु दर है। यानी मैंने बोला कि मैंने 100 बच्चे जन्म लिए और 90 मर गए, तो जनसंख्या वृद्धि उच्च थोड़ी हुई, जनसंख्या वृद्धि को 10% हुई, है ना, 10 हुई। तो ये जो कारण है कि हाँ, जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर भी उच्च है, इसलिए इस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर है वो निम्न रहती है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहती है? निम्न। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे में, तो वहां पे उच्च जन्म दर होती है और मृत्यु दर क्या होती है? निम्न। तो यहां पे जनसंख्या विस्फोट आता है। ठीक है, यहां पे जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है। और जब हम तीसरे की बात करें, तो वहां पे निम्न जन्म दर और निम्न ही क्या होती है? मृत्यु दर। दोनों ही चीजें क्या होती है? निम्न होती है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर दोनों ही पाई जाती है, और जनसंख्या वृद्धि भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहां पे जैसे 100 व्यक्ति थे, 1000 व्यक्ति थे गांव में या उस शहर में, अब इस प्रोसेस से यहां तक आता है तो बीच में इस साथ जनसंख्या वृद्धि होती है, और यहां पे हम मान ले कि वो 1000 से कितने हो जाते हैं? 10,000। तो यहां पे आधार कितना हो जाता है? 10,000। उस 10,000 पे जनसंख्या वृद्धि निम्न होती है। समझ रहे हो बात को? आधार हमारा बढ़ जाता है। जैसे भारत आजादी के समय भारत में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा थी, लेकिन जनसंख्या भी कम थी। फिर भारत दूसरी स्टेज से निकला 81 से होते हुए, 1981 में आया, 91 में आया, कम होती हुई। अब जनसंख्या वृद्धि दर कम है, लेकिन आधार हम पहले वहां पे 50 करोड़ थे, अब 140 करोड़ आ गए, आधार हमारा बड़ा हो जाता है। तो तीसरी अवस्था में आते आते आधार में वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रश्न थे हमारे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दूं जाने से पहले कि पाथफाइंडर जो हमारा परिवार है, उसकी ऐप भी आ चुकी है, और आप वहां पर नेट जीआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, इन सभी के कोर्सेज ज्योग्राफी पर और पॉलिटिकल साइंस में ले सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको, क्वालिटी टेस्ट सीरीज, जिससे वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। उसमें आप टेस्ट शेड्यूल जानने के लिए, यानी किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, ये शेड्यूल जानने के लिए आप हमारे जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका शेड्यूल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और
कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट 20 प्रश्नों के साथ साथ। और ये जो क्वेश्चंस थे मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हमें सभी तरह से तैयार होना है। धन्यवाद दोस्तों।